नहीं, वो होता ही है बिकॉज आपके चक्र जैसे एक्टिवेट होते हैं ना, तो हमारे भी एक एक्टिवेशन हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऑरा का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हुआ कि नहीं, है ना? अरे वाह ये अच्छा है। यही तो अलग अलग जो एक्सपीरियंस हम करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस से क्या होता है कि हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। बिकॉज लाइफ में कैसा है कि कहीं ना कहीं हम एक ही जगह पे अटके हुए रहते हैं। फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप के लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हम कहीं ना कहीं एक जगह फंस गए होते, मतलब अटक गए होते, स्टेगनेंट वो कहते हैं। लेकिन जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, ये जब चीज़ें सीखते हैं, तो हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। इसका कोई अंत नहीं है बिकॉज इट्स अ साइकिल। ये पूरा साइकिल है, ये सर्कल है। और ऐसा नहीं है कि कहीं पे डेस्टिनी है हमारी कि जहाँ पे हमें पहुँचना है, ऐसा भी नहीं होता। भले हम जैनों में कहते हैं कि भाई मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, ऐसा है। और आपने देखा होगा कि बुद्धा भी निर्वाणा की बात कर रहे थे, इज इट राइट? लेकिन इतने तो हम लोग एनलाइटन सोल नहीं है कि डायरेक्ट हम मोक्ष या इसमें जाएं करके, मतलब ऐसा तो नहीं कि हम डायरेक्ट ही जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को पुरुषार्थ करना पड़ता है, कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालने पड़ते हैं उस चीज़ को पहुंचने के लिए, और उसी के लिए नेक्स्ट लेवल जाना है, और कहीं नहीं है। मतलब हम किसी बच्चे को ऐसे नहीं कह सकते कि तुमने MBA कर लिया, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। आप कहोगे क्या उसे? आप ऐसे थोड़ी कहोगे कि भाई तुमने शादी कर ली, अब उसके बाद कुछ मत करना, आप घर पे बैठे रहो, है ना? तो इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी। लेकिन एनी हाउ हम लोग तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट है हमारा कि पहले हेल्थ को अच्छा करो, रिलेशनशिप को अच्छा करो, फाइनेंस को अच्छा करो, और उसके बाद मोक्ष निर्वाणा की बात करो। मतलब इतना जल्दी जंप करने की कोशिश मत करो, कोई चीज़ को बाईपास मत करो आप लोग। हम लोग ऑरा में जो आपको गाइड करते हैं कि आपके ये चक्र में ब्लॉक है, या ये चक्र की कंजेशन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लीक हो रही है, ड्रेन हो रही है, बस ये छोटे छोटे करेक्शंस करने हैं। ये छोटे करेक्शन किए तो हमारा लाइफ का मकसद पूरा हो जाता है। और अगर ये करेक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी ही कहीं ना कहीं लाइफ सिस्टम बिगड़ जाएगी। और आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी फैमिली मेम्बर भी है कि नहीं? आपके साथ कितने लोग जुड़े पड़े हैं, इज इट राइट? तो जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती है तो लोगों की प्रोग्रेस होती है। आज अपने अयोध्या में भी देखा, ये जो हुआ उसके वजह से कितने लोगों की प्रोग्रेस हो गई। मतलब मैं अभी जब बॉम्बे में एयरपोर्ट जा रहा था ओला उबर में, तो वहाँ का ड्राइवर कह रहा था कि मेरी कुछ 4 लाख की प्रॉपर्टी थी अयोध्या में, अब तो वो लाखों मतलब करोड़ों तक पहुँच गई, खेत वगैरह। मतलब उसने कहा कि भाई मैं इतने साल से यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि एक दिन मेरी वो प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो जाएगी। अब तो मैं अयोध्या वापस जाऊँगा अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके, और वहीं एजुकेशन करवाऊँगा। मैं बॉम्बे में क्यों गाड़ी चलाऊँ? ऐसा है। तो अब कैसा है कि मोदी ने तो नहीं सोचा था कि ये बंदे को मैं बॉम्बे से वापस अयोध्या बुलाऊँगा। उन्होंने तो उसी जगह का प्रोग्रेस किया ना। तो जगह का एक प्रोग्रेस होता है, एक इंसान का व्यक्तिगत प्रोग्रेस होता है, और वो प्रोग्रेस रिलीजियस होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, और उसी के साथ आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी होना चाहिए। धार्मिक का मतलब क्या होता है कि हम धर्मों के और ग्रंथों के डिसिप्लिन से चलते हैं, रीति रिवाज से चलते हैं, कस्टम से चलते हैं, कल्चर से चलते हैं, उसको धार्मिक क्रियाएं कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो पारिवारिक चीज़ें हैं वो क्लियरेंस हो जाती। जैसे किसी का पितृदोष है, किसी का वास्तु दोष है, किसी को ग्रह का दोष है, तो ये धार्मिक क्रियाएं से हम ठीक हो जाते हैं। आध्यात्मिक क्रिया क्या होता है? जहाँ पे हम सोल प्रोग्रेस करते हैं, हमारी सोल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते। डिफरेंस समझ रहे हैं ना यहाँ पे? और दोनों चीज़ें चलनी चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि आपको सिंबल सिखाने के बाद कहेंगे कि अब पूजा पाठ मत करो, अब हवन मत करो, या चैंटिंग मत करो, ऐसे हम कभी नहीं कहेंगे। हम खुद भी आज करते हैं, इज इट राइट? हम भी वैष्णो देवी जाते हैं, हम भी पालिताना जाते हैं, समेत शिखर जाते हैं, हम लोग भी सब यात्रा करते हैं, तिरुपति जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, सब करते हैं। बिकॉज नीचे के चक्र को कहीं ना कहीं बॉडी के डिसिप्लिन में लाना ज़रूरी है। हमने अपने नीचे के चक्रों को ना डिसिप्लिन में नहीं लाया है। मतलब कभी भी कुछ भी खाते हैं, मतलब कुछ भी हमारा व्यवहार होता है, कैसे भी कहते हैं ना किसी भी तरह से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं,
इज इट राइट? कि कोई 10 रुपये की चीज़ है तो उसको 100 रुपये में बेचते हैं। तो डेफिनेटली ये जो इनडिसिप्लिन है, जिसको कृष्ण ने अधर्म कहा है कि आप धर्म से नहीं चल रहे हो। धर्म का मतलब क्या है? यूनिवर्सल लॉ, नेचर्स लॉ, गॉड्स लॉ। तो उसको नीचे के चक्र को डिसिप्लिन में लाने के लिए हमें ये सब धार्मिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं कि सुबह पूजा पाठ किया, हमारे में तो मतलब पक्षाल करते हैं, आरती का वगैरह ये कर सब करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, मतलब जो पवित्र कपड़े रहते हैं जिससे आप कभी टॉयलेट नहीं करेंगे, इतना मतलब पालन करना पड़ता है, इतना स्ट्रिक्ट होता है जैनों में। लेकिन किसी भी तरह से आप कोई भी धर्म का पालन करो, इट्स नॉट कि एक ही ऐसा है करके। आप किसी भी कल्चर को देख लो, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्योरिटी लाता है, हॉनेस्टी लाता है। इज इट राइट और नॉट? है ना? हम हीलिंग में क्या करते हैं, हम एक्चुअली लाइट्स डालते हैं अपने अंदर, जहाँ पे या तो इग्नोरेंस है या तो ईगो है, या तो ज्ञान ही नहीं है और या तो ज्ञान का अहंकार है, दो चीज़ें हैं। तो जैसे हम ये सिंबल्स डालते हैं, हमें ये दोनों का डिफरेंस पता चलता है। कौन सी चीज़ का? ज्ञान कहाँ पे नहीं है और ज्ञान कहाँ पे है, और उसका अहंकार हमें है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं रोशनी से, सिंबल से, लाइट कोड लैंग्वेज से, तब हमें पता चलता है कि नहीं, ये चीज़ की क्लैरिटी ऐसे आ गई। जैसे पहले 2 मेगापिक्सल का कैमरा था और 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो क्लैरिटी बढ़ गई कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? पहले फोन्स का 5 वैट का स्पीकर आता था, अब 10 वैट का आता है आईफोन का, तो वो साउंड ज़्यादा तक पहुँचती है कि नहीं? इज इट राइट? तो यही चीज़ें हैं जो हमारे इनमें ट्यूनिंग लानी है, फिनिशिंग लानी है। तो उससे क्या होगा कि हम इस नए जनरेशन के साथ अच्छे से रह पाएंगे, नए युग के साथ। अदरवाइज हम आउटडेटेड हो जाएंगे, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हम बोलेंगे हमने बच्चों को इतना बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखा, और हमें ही पूछ नहीं रहे, बिकॉज आप आउटडेटेड हो। इज इट राइट? तो एक होता है जो ग्रंथों का रिलीजियस एस्पेक्ट, और एक होता है ग्रंथों का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। एक होता है जो एनर्जी बढ़ाती है, एक होती है जो कॉन्शियसनेस, चेतना बढ़ाती है, और दोनों को बढ़ाना हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सिर्फ एनर्जी बढ़ाते हैं, कॉन्शियसनेस बढ़ाते ही नहीं है। और लोगों को पता भी नहीं है कॉन्शियसनेस क्या है। उन्हें ये नहीं पता है कि सोल को आगे बढ़ाने के लिए चेतना बढ़ानी पड़ती है, मैनिफेस्टेशन के लिए एनर्जी बढ़ानी पड़ती है, कुंडलिनी को ऊपर लानी पड़ती है। मतलब तब जाके हमारी कुछ मिरेकल्स होंगी, मैजिक होगी हमारे लाइफ में। इज इट राइट? हम कहते हैं ना, कल तक ये 100 रुपये कमा रहा था, आज तो लाखों कमा रहा है, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई कि नहीं? इज इट राइट? और हम कहेंगे कल तक तो ये बहुत गुस्सा कर रहा था, बहुत चिड़चिड़ कर रहा था, झगड़े कर रहा था, आज कितना शांत हो गया, कितना प्यार से हर एक को हैंडल कर रहा है। तो ये कॉन्शियसनेस बढ़ गई। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है यहाँ पे? इज इट राइट? आपके नेचर में डिफरेंस आया, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस में डिफरेंस आया। आपके फाइनेंशियल में ग्रोथ हुई, मतलब आपकी एनर्जी बढ़ गई है, आपकी काम की एफिशिएंसी बढ़ गई है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, आपकी पोटेंशियलिटी बढ़ गई है, मतलब एनर्जी बढ़ गई है। इज इट राइट? लेकिन आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ गई है, आपके अंदर स्वीकारने की शक्ति बढ़ गई है, एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, मतलब आप में कॉन्शियसनेस बढ़ गई है। इज इट राइट? तो जो साइकिक सर्जरी के सिंबल है वो 50% एनर्जी बढ़ाते हैं, 50% कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं। करुणा के जो सिंबल्स है वो 100% कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं, वो एनर्जी नहीं बढ़ाते। और जो प्राणिक हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, या प्राणा वायलेट है, या मैग्नीफाइड हीलिंग है, ये सारी चीज़ें सिर्फ एनर्जी बढ़ाती हैं, ये कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ा सकती है। तो हमने बहुत सारा रिसर्च किया है, मोर देन 135 थेरेपीज़ के ऊपर, न्यूमरोलॉजी है, ग्राफोलॉजी, वास्तु है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। तो हम किसी भी एक्चुअली चीज़ को ना साइंस के हिसाब से ही उसको पुटअप करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी दो धर्म को कंपेयर करते, दो गुरु को कंपेयर करते, गॉड गॉडेसेस को कंपेयर करते, वो हमारा काम नहीं है। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट थिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट राइट और रॉन्ग? फॉर एग्जाम्पल, ये दिया जल रहा है, इज राइट? ये दिया नहीं जल रहा है, तो ये दिया जल रहा है मतलब इट्स नॉट ओनली द फ्लेम, इट्स नॉट ओनली द फायर, इट इज़ अ फोटोन। और इस फोटोन को लेके हम अपने अंदर एनर्जी ले सकते हैं, इस फोटोन को लेके अपने अंदर का अंधकार को हम क्लियर कर सकते हैं, इस फोटोन को लेके हमारे अंदर जो राग, द्वेष, क्रोध, मोह, माया, एंगर, जेलसी, इनसिक्योरिटी, फियर, इसको हम जला सकते हैं। मतलब अब देखो ये साइंस कितना चेंज हो गया, दिया तो एक ही है कि नहीं?
तो कभी किसी ने हमको बताया नहीं कि आरती में जो दिया जलाते हैं वो उसका एक्चुअली साइंस क्या है। बस कहते नहीं भगवान के सामने दिया जलाना चाहिए, गुरु के सामने जलाना चाहिए, बट इट्स अ लाइट विच यू हैव टू टेक इनसाइड। ऐसा नहीं सिर्फ बाहर लेके खुश हो जाओ कि बस एक दिया जल रहा है मेरे घर पे, तो उसको अंदर लो और यही इंटेंशन डालो कि जो भी मेरे अंदर अंधकार है, ये दिए की जो प्रकाश है वो मेरे अंदर जाते हुए उस अंधकार को दूर कर रही है। तो डिफरेंस हुआ कि नहीं एक इंटेंशन से। इज इट राइट? मतलब सारा मैटर इंटेंशन का है, भाव का है, सारा मैटर आपके विचारों का है, सारा मैटर आपका परसेप्शंस का है। आपका नज़रिया कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस चीज़ को कैसे देखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट राइट और रॉन्ग? आप जिस नज़र से सिस्टर शिवानी को देखते हो या समझो मदर टेरेसा को देखते हो, उसी नज़र से आप दूसरों को तो नहीं देखते, नहीं देखते ना। क्यों? क्योंकि जो पवित्र होते हैं उनको पवित्र नज़र से देखते हो, और जो संसार में रहते हैं उनको आप अलग नज़र से देखते हो। इज इट राइट? तो नज़रिया बदल गया कि नहीं? आप अपने पेरेंट्स को जिस रिस्पेक्ट से देखते हो, आप दूसरे के पेरेंट्स को थोड़ी इतने रिस्पेक्ट से देखते हो। इज इट राइट? आप गुरुओं को जितने रिस्पेक्ट से देखते हो, इतने लेमैन को इतने रिस्पेक्ट से नहीं देखते हो। अब डिफरेंस आ गया कि नहीं? दिस इज अ परसेप्शन। तो परसेप्शंस की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक रेंज होती है, और वो रेंज आप डिसाइड करते हो। -7 से +7 तक की उसकी रेंज होती है उस फ्रीक्वेंसी की। तो हम जब लंदन गए थे तो हमारे पास एक मशीन मिला था, ESM, इलेक्ट्रल स्पेक्ट्रल मेजरमेंट करके। इतना छोटा, मोबाइल से भी छोटा इतना मशीन था। हम कहीं पे भी रखते थे तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी पता चलती थी कि ये बंदा प्लस पे है कि माइनस पे है। इज इट राइट? तो जब हम सिंबल्स की प्रैक्टिस करते तो -4 पे रहते हैं तो -3 पे आते हैं, -2 पे आते हैं, -1 पे आते हैं, फिर 0 पे आते हैं। ऐसा नहीं कि -4 पे और हमने सिंबल डाल दिया तो सीधा +4 पे जाएगा। तो लोग क्या कहते हैं, अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, अभी भी इतना समय हो गया, अभी भी रिजल्ट नहीं मिला। क्योंकि वो डायरेक्ट प्लस पे नहीं जाने वाला है, पहले वो माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, फिर 0 पे आएगा, और अगर आप टिक गए तो फिर प्लस पे जाएगा। नहीं तो हम नॉर्मली थोड़ा रिजल्ट मिलता है प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, या रिजल्ट नहीं मिलता है तो भी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। मतलब अंदर से हमारी तैयारी रहती है, बस मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, अभी इतना यहाँ जो सीखा ये नहीं, मुझे लगता है मैं घर पे जाके कुछ कर पाऊँगा। हम पहले से सोच लेते। मेरे सर कहते हैं हमेशा, जिनसे मैं सीखा, कि भाई उदय, मैंने 30,000 लोगों को सिखाया, इसमें आज तक का बेस्ट स्टूडेंट तू है। मैंने कहा ऐसे क्यों सर? कहा कि तू 25 साल से प्रैक्टिस भी कर रहे और तेरे वजह से 3.5 लाख लोग सीखे। तो वो मुझे कहते कि हमारा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट तू है। इज इट राइट? तो जब ऐसा कोई आपका टीचर गुरु कहे तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचो कैसा लगेगा? इज इट राइट और रॉन्ग? वो कहीं पे भी जाते मेरा नाम लेते हैं, और जब भी उनके स्टूडेंट्स को मैं मिलता हूँ मुझे कहते हैं आप डॉक्टर शाह हो। मैंने कहा हाँ, आप कौन? तो बोलते हैं हम आपके गुरु के स्टूडेंट हैं और उन्होंने हमेशा आपके टॉक में आपका नाम लिया करके। तो मुझे खुशी होती है कि भले आज 17 साल हुए मैं उनको मिला नहीं हूँ फिजिकल लेवल पे, हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, लेकिन कहीं पे भी ज़्यादा, इवन मेरे जो जिनसे मैंने ऑरा की PhD की, जो लंदन के साइंटिस्ट है, वो वर्ल्ड में कहीं पे भी ऑरा टॉक के लिए जाते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया में एक डॉक्टर उदय शाह है जिन्होंने इतना रिसर्च किया है ऑरा के ऊपर। तो लोग दूर दूर से मुझे फ़ोन करते हैं, मेल्स करते हैं कि भाई आपका नाम सुना, आपने इतना कैसे रिसर्च किया। मैंने कहा पता नहीं, हमारी टीम इतनी अच्छी है और हमारा इंटेंशन बहुत प्योर है कि हमें लोगों तक सत्य पहुंचाना है और कुछ भी नहीं है। और उस चक्कर में अच्छे लोग मिले, आपके जैसे लोग, अच्छी टेक्नोलॉजीज़ मिली, अच्छे मीडिया मिली, मतलब हर तरीके से वो एक एक्सपांशन हो रहा है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक्सपांशन होना ये इंपॉर्टेंट है। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब क्योंकि कोई भी तो चीज़ आपको पता है, आप लेके तो नहीं जाने वाले हो साथ में, लेकिन आपके जो सोल के संस्कार है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका विजडम है, यही तो आपके साथ नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं? है ना? काफ़ी बार हम कहते हैं ना, ये बच्चा कितना ज्ञानी है, इतनी छोटी 8 साल की उम्र में भगवत गीता उसको पूरी याद है। मतलब वो कैरी फॉरवर्ड किया ना उसने उस चीज़ को। इज इट राइट और ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सारे लोग पंडित बन सकते हैं या मतलब महाराज स्वामी बन सकते हैं। इज इट राइट? बिकॉज हम संसार में रहते हैं, और ना तो हम सभी लोग डॉक्टर्स बन सकते हैं कि कॉलेज में जाएं, डिग्री ले, उसके बाद किसी का इलाज करें। तो ये हीलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम संतों की क्वालिटीज़ भी लेंगे और डॉक्टर्स की क्वालिटी भी लेंगे।
और जिंदगी तो अपनी वही जिएंगे जैसे हम जी रहे हैं। तो आपको नहीं लगता आपकी जिंदगी बेहतर हो गई? इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब ना तो हम संत बने, ना तो ब्रह्मचार्य बने, ना तो संसार छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं किया, और ना तो हम वापस कोई कॉलेज में गए और जाके कोई मेडिकल डिग्री लेके हमने साइकिक सर्जरी सीखी, या हमने कोई ऑर्गन सीखा, या हार्मोन सीखा, या बोन सीखे। ऐसे कुछ तो हमने मेडिकल नॉलेज तो नहीं लिया पैथोलॉजिकल का या फार्माकोलॉजी का। लेकिन अब हमको कफ कोल्ड से लेके कैंसर तक का इलाज समझ में आया कि ये सिंबल के ज़रिए ये ऐसा इलाज किया जा सकता है। आप मुझे बताओ ये इजी है कि नहीं? इजी है कि नहीं? बिकॉज कैसा है, मेडिकल कॉलेज में जाने का इन्वेस्टमेंट आज कितना है? 70 लाख से लेके 3-4 CR तक है। इज इट राइट? और संतों का भी इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है कि उनको पहाड़ों पे जाना पड़ता है, कितने बर्फ़ पे बैठ के ध्यान साधना करके कुछ डाउनलोड करना पड़ता है, तब जाके वो पावर जनरेट होता है और वो चमत्कार करते हैं। और आपको तो यार शक्तिपात हो गई और सिंबल्स आपके अंदर चले गए। अब आप वही मिरेकल करोगे जो साधु संत हिमालय पे बैठे बैठे कर रहे हैं। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत सस्ता है। इज इट राइट? उस पॉइंट ऑफ व्यू ना आप इतने ध्यान साधना समाधिया में गए हो, ना इतना परिश्रम किया है, ना इतना आपने कॉलेज में कोई जाके पुरुषार्थ किया है। इज इट राइट? कोई यूनिवर्सिटी में जाके। सो गॉड कितना हमारे पे मेहरबान है कि इसी लाइफ में, इसी मतलब हम आम जिंदगी जी रहे, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, है ना, और इसी लाइफ में हमको दोनों का एक सिस्टम मिल गया और वो साइंस भी समझ में आया। ऐसा नहीं कि हमने ज़बरदस्ती आपको सिंबल्स डाल दिए हैं, हमने पूरा साइंस आपको समझाया कि चक्रस क्या होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सिंबल्स कैसे हमारे फोटॉन्स के ज़रिए या प्रोटॉन्स के ज़रिए हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करते, मतलब पूरा साइंस समझ में आया। इज इट राइट? लेकिन जब मैंने 98 में सीखा था, मुझे किसी ने ये साइंस नहीं समझाया, तो 2-3 साल तक तो मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया। बिकॉज अपना इंडिया कल्चर है कि हम गुरुओं पे विश्वास करते हैं ब्लाइंडली, हम क्वेश्चन नहीं करते। इज इट राइट? रिजल्ट मिल रहा था लेकिन आंसर्स नहीं मिल रहे थे कि ये काम कैसे करता है। उस चक्कर में मैं ऑरा रिसर्च में आया। मैं उन्हें ही कह रहा था, सर मुझे कुछ तो ऐसा टेक्नोलॉजी बताओ। फिर एक दिन वो आए, मुंबई आए, मुझे MIT कॉलेज पूना में लेके गए और वहाँ पे उन्होंने बताया ये सब वर्ल्ड ओवर के साइंटिस्ट है जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, तुम भी इनके साथ रिसर्च करो, तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। सो मुझे टाइम का इन्वेस्टमेंट, मनी का इन्वेस्टमेंट, ये सब करना पड़ा जस्ट मेरी वो साइकोलॉजी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मैं नहीं कहता हूँ आप ये सब इन्वेस्टमेंट करो, रिसर्च करो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई बड़ी साधना करो। मैं कहता हूँ बस नॉर्मली 25-30 आधे घंटे की भी अगर ये हीलिंग प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी कम से कम पॉजिटिविटी बनी रहेगी। किसी के साथ आपके झगड़े नहीं होंगे, किसी के साथ अनबन नहीं होगी, अनवांटेडली फ्रिक्शन नहीं होगा, अनवांटेडली मनी क्राइसिस नहीं कि किससे मांगना पड़े और फिर दे नहीं पाए, वो हमारे पीछे पड़ा रहे। अच्छा लगता है? मुझे बताओ, आपको कोई एक ब्रांडेड चीज़ खरीदनी है और आप बोलोगे नहीं नहीं मेरा बजट नहीं है, मेरा बजट नहीं है, किससे मांगेंगे? एंड हु इज़ गोइंग टू परचेज फ्रॉम यू? मतलब कोई आदमी कितनी बड़ी गिफ्ट आपको दे सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर हम खुद कमाएंगे और हम खुद खर्च करेंगे तो हमारा एक स्वाभिमान बढ़ेगा कि नहीं? तो हम छोटी छोटी चीज़ों पे काम करेंगे, कोई बड़ी चीज़ें पे काम नहीं करेंगे। आपके जो भी इन्होंने लिस्ट बनवाए हैं आपसे या बनाएंगे, उसमें हम ये ख्वाहिशें डालेंगे कि भाई मेरी ये इच्छा थी कि मैं ये चीज़ खरीदूं और मैं इस 3 महीने में हीलिंग करके कैसे भी उसको मैनिफेस्ट करूँगी। इज इट राइट? हमारे यहाँ जितने भी रिपीटर्स वहाँ पे हैं, उस पैरेलल सेशन जो चल रहा है, वो सारे लोगों की कहीं ना कहीं इच्छाएं पूरी, तभी तो रिपीट के लिए आए ना। आज आप पहली बार आए हो, कल आप भी एक एडवांस क्लास में आओगे, अच्छी प्रैक्टिस करोगे, कल आप भी PLR क्लास में आओगे, कल कभी आप वननेस की शिव शक्ति रिट्रीट में आओगे। मतलब ये प्रोग्रेस है, ये नेक्स्ट लेवल पे जाना है। ऐसा नहीं कि जब भी आओगे आप बेसिक क्लास में ही बैठोगे, तो फ़ायदा क्या है? कोई भी बच्चा स्कूल पास होने के बाद कॉलेज जाता है कि नहीं? थोड़ी फिर स्कूल में ही बैठा होता है। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ऊपर वाला ले जाएगा, नहीं करोगे तो गायब हो जाओगे। चॉइस किसकी है? तो आपको यहाँ संकल्प करना होगा, मतलब राधा कृष्ण की नगरी में अपने आप से प्रॉमिस करनी होगी कि ये मैं प्रैक्टिस करूँगा, करूँगी और मैं हमेशा नेक्स्ट लेवल पे जाऊँगी। अब मे बी नेक्स्ट लेवल SKM नहीं होगा, मैं नेक्स्ट लेवल आपका ब्रह्म कुमारी होगा, नेक्स्ट लेवल आपका क्रिया योग होगा, नेक्स्ट लेवल आपका दादा भगवान होगा या सुधांशु महाराज होंगे या कोई भी होगा नेक्स्ट लेवल, डजेंट मैटर।
बिकॉज हमें नहीं पता नेक्स्ट चैप्टर कहाँ है हमारा। सोल का भी तो चैप्टर होता है कि नहीं? तो हम कभी फोर्स नहीं करते कि नेक्स्ट टाइम आप हमारे पास ही आना, ऐसा नहीं है। आपको लगे यू आर वेलकम, और अगर आपको लगे कि भाई मुझे अब कहीं वहाँ पे खिंचाव सा आ रहा है तो यू गो देयर, लर्न इट, लेकिन ये मत छोड़ना क्योंकि ये आपका बेस है ना। हम बम्बई में ना 10 माले की 50 माले की बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन हम पिलर को भूलते नहीं है, फाउंडेशन को भूलते नहीं है, क्योंकि उसी के ऊपर तो इमारत खड़ी हुई है ना। इज इट राइट और ना? तो ये जो आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है, इस प्लेटफॉर्म को प्रैक्टिस करते करते नेक्स्ट लेवल पे जाओ आप। मैंने भी ऐसे 125 थेरेपियाँ सीखी है इसमें आने के बाद। अगर ये नहीं सीखता तो शायद मैं और कुछ सीख भी नहीं पाता, बिकॉज इसी से मेरा विश्वास बना, और विश्वास के वजह से मुझे लगा और इन्वेस्ट करूं, न्यूमरोलॉजी में इन्वेस्ट करूं, वास्तु में इन्वेस्ट करूं, एस्ट्रोलॉजी में इन्वेस्ट करूं, मैग्नेट थेरेपी में इन्वेस्ट करूं, कलर थेरेपी में इन्वेस्ट करूं। तो ऐसे करते करते मैं 44 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। मैंने एक क्रिस्टल, जो सन का क्रिस्टल मेरे सर से लिया था 98 में, आज मेरे घरों के फ्लोरिंग में क्रिस्टल्स है, सारे कंसील्ड वॉल में क्रिस्टल्स है। मेरे घर में इतनी बुद्धा की मूर्ति है, साईं की है, पार्श्वनाथ की है, सभी भगवान की स्फटिक की मूर्तियां हैं क्रिस्टल्स की, राइट। मतलब इतना मैंने, क्योंकि एक ऐसा नहीं कि लोगों के लिए पत्थर है, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि क्यों पत्थरों पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है, क्या फ़ायदा ये पत्थर का, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे लिए एक सैटेलाइट बन गया है, ये मेरे लिए एक टावर बन गया है, मुझे एक नेटवर्क मिल रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए बड़ा हुआ कि नहीं, है ना। क्योंकि अगर सपोज मैं ये शिवलिंग हाथ में पकड़ के आपको शक्तिपात करता हूं तो मेरे लिए तो बड़ा एक डिवाइन सा एक हो गया कि बिकॉज 12 ज्योतिर्लिंग को मैंने इन्वोक किया, इसमें पावर डाला और उसके बाद आपको शक्तिपात की, तो मेरे लिए तो ये कितना वैल्यूएबल चीज़ रहा। इज इट राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ सोर्सेस बनाओ। आपको पता होगा कि पारसी कम्युनिटी है, आपने सुना है कभी? आप लोग ने पारसी कम्युनिटी के बारे में सुना होगा। वो लोग चीज़ें के ना एंटिक चीज़ों पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको ऑरा साइंस पता है। वो ब्रिटिश के टाइम से ना वो बहुत हाईली इंटेलिजेंट पीपल थे, तो वो चीज़ों को संग्रहालय, जिसको म्यूजियम कहते हैं ना, म्यूजियम के जैसी चीज़ों को संभालते हैं। वो चीज़ें, गाड़ी होती है उनके, कुछ भी होते हैं, बिकॉज उसमें एनर्जी बहुत होती है, सोर्स बहुत है ज़बरदस्त। तो कल अगर हम नहीं भी रहेंगे, ये शिवलिंग में इतना पावर है कि कोई भी अगर इसको टच करेगा या दूर से इसका दर्शन भी करेगा तो भी उसको एनर्जी मिलेगी। आज देखो हम सोचते हैं कि यहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर है, या बाके बिहारी का मंदिर है, यहाँ पे वो गार्डन है, मतलब कहीं तो उनके पादुका थे ना, कहीं पे तो वो स्पर्श करके गए ना इस भूमि को, तभी तो इतने लाखों लोग आ रहे कि नहीं। इज इट राइट? तो हम इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, तो हम अपने घरों में सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। यही पावर हम इसमें लेके हम यही पावर अपने घर में दर्शन कर सकते हैं। लॉजिक है कि नहीं, मुझे बताओ। आपका मोबाइल आप साथ में लेके घूमते हो, या आप टावर या सैटेलाइट पे जाके उसको यूज करते हो? मुझे बताओ। मोबाइल आपके साथ में होता है कि नहीं? तो मैं यही कह रहा हूं, तो मेक द थिंग्स मोबाइल, चीज़ों आपके साथ लेके आप घूम सकते हो। जो भी आपके पर्सनल क्रिस्टल्स है, रुद्राक्ष है, चाहे ये जेमस्टोन्स है, ये सारी इन्वेस्टमेंट आपके लिए इनवैल्यूएबल है। मतलब ऐसा मत सोचो नहीं इस पे पैसा वेस्ट है, ये तो पत्थर है, ये क्या काम के। यही चीज़ है जो आपकी एनर्जी स्टोर कर सकती है, और यही चीज़ है कि आगे के जनरेशन को, आपके बच्चों के डीएनए को भी ये एनर्जी प्रोवाइड हो सकता है, आपके फैमिली को भी ये एनर्जी प्रोवाइड हो सकती है ना। आज हमारी पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है, आज आपको नहीं काम में आ रही है। आपके दादाजी या जिन्होंने भी प्रॉपर्टी ली है, छोटी ज़मीन ली है, खेत लिए हैं, तो वो काम में आ रहे कि नहीं, मुझे बताओ। तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी उस प्रॉपर्टी को खरीदने में। इज इट राइट? लेकिन आज जब हमारा टाइम खराब आता है तो हम उस प्रॉपर्टी को लेके हम आगे बच्चों का एजुकेशन करते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक नया मकान बनाते हैं। इज राइट? तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट इज़ रियली वर्थ, ये इन्वेस्टमेंट वर्थ है आपका। और ये प्लीज़ इसको टाइम देना, इसके ऊपर पूरी अपनी कहते हैं ना पूरी फोकस करके करना, उसको बाईपास मत करना। मे बी शुरू में आपको बहुत ऑड लगेगा ये प्रैक्टिस करना कि ये सब क्या है करके, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं ये ऐसे ऐसे होगा। लेकिन
कहते हैं ना कि भाई शुरुआत तो करो, जब इतना पैसा डाला, इतना टाइम डाला है तो उसको रिस्पेक्ट तो करो। भगवान ने सबको तो ये शक्तिपात नहीं दी जो आज आपको मिली है, सबको तो ये सिंबल्स नहीं दिए, और हमारे लिए किसी ने दुआएं की होगी तभी आप यहाँ पे बैठे हो। आपके गुरुओं ने आपको ब्लेस किया है, आपके पेरेंट्स ने या आपके फ्रेंड्स ने, किसी ने तो आपको यहाँ पे भेजा है कि नहीं। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट थिंग एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी आज आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके बाद कोई यहाँ पे आएगा या ऐसी कोई जगहों पे जाएगा। किसी ने तो आपके लिए दुआएं की, किसी ने आपके लिए हीलिंग की है, और हमने भी हमारी 147 पास्ट लाइफ ओपन की, तब आप यहाँ पे बैठे हो। जब आप अपनी पास्ट लाइफ ओपन करोगे तब लोग आपके पास आएंगे, बिकॉज कनेक्टेड सोल्स को तो हमें हील करना है कि नहीं, कनेक्टेड सोल्स को क्लियर करना है कि नहीं, मुझे बताओ। इज इट राइट? तो यही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा मत सोचो कि बस आपको आना है और जाना है इस संसार में, नहीं, आपको बहुत कंट्रीब्यूट करके जाना है इस यूनिवर्स को, इस मदर अर्थ को। योर कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमारी वहाँ पे जब एडवांस क्लास चल रही थी, हम एक बात उनको समझा रहे थे कि हम जो भी करते हैं ना दुनिया में, वो एक वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। आपने ब्रीज सुना है? ब्रीज वर्ड, ब्रीज क्या होता है? हवा का झोंका होता है ना, ब्रीज होता है ना। तो हम सब है ना एक्चुअली ब्रीज के जैसे हैं। आप यहाँ जो भी कुछ कर रहे हो ना, इसके वाइब्रेशंस ना पूरे वृंदावन में है, इसके वाइब्रेशन सारे आपके कनेक्टेड सोल से सबको वो वाइब्रेशंस जा रहे हैं। दिस इज द ब्रीज। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप ऐसा स्टेगनेंट नहीं हो, आप पत्थर नहीं हो, आपका हर बॉडी सेल ब्रीज है। उसको गैशियस बोलते हैं, इसको हम ऑरा कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो ये कंटिन्यूसली वाइब्रेंट हो रहा है। इज इट राइट? मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, मेरा भाई यूएस में कार्डियोलॉजिस्ट है, उसको वो वाइब्रेशंस जा रहे, मेरे पेरेंट्स बॉम्बे में, उसको वो वाइब्रेशंस जा रहे, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली जहाँ पे, उनको वो वाइब्रेशंस जा रहे। तो दिस इज ब्रीज। तो स्पिरिचुअलिटी इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रीज, मैं कहता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपका? है ना? किसी ने एक आईफोन की कंपनी डाले, अजी आईफोन कितनी दुनिया में घूम रहा है कि नहीं, उसकी साउंड, उसकी फोटो क्वालिटी कितनी दुनिया में घूम रही है कि नहीं। इज इट राइट? किसी ने तो इन्वेस्ट किया, किसी ने तो दिमाग लगाया कि मैं इतना मेगापिक्सल का कैमरा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा, इतना छोटा कंडेंस्ड फॉर्म में इतना करूंगा। मतलब आपको, हमको ये महंगा लगता है, लेकिन जो इसका सही इस्तेमाल करता है ना, उसके लिए बहुत सस्ता है ये। तो दिस इज द ब्रीज, कि मतलब आप कुछ ऐसी चीज क्रिएट करते हो जो यूनिवर्स में कभी नहीं हुई। आपको कोई चीज मिली और उसका आपने इतना इस्तेमाल किया, आपने एक नई क्रिएटिविटी लाई इस संसार में। तो ये प्रोग्रेस हुआ कि नहीं? इज इट राइट? आपने मार्केट से कोई सब्जी खरीदी और उसके बाद में घर पे कुछ उसको पकाया, उसको आपने कुक किया, जो भी है, तो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए कि नहीं? इज इट राइट? ऐसा नहीं कि मार्केट से कि लेके आए करेला, लेके आए, सबको बोले आज करेला ऐसे ही खाओ, कोई खाएगा? हाँ, कोई नहीं खाएगा। आटा लेके आए, अब बोलेंगे हाँ ये गेहूँ ऐसे ही चबा, कोई खाएगा? यू हैव टू डू सम प्रोसेस टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, एंड दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। इज इट राइट? सिर्फ ऐसे ही आके मत चले जाओ, कुछ तो नेक्स्ट लेवल क्रिएट करो अपनी लाइफ में, कि हमें भी लगे कि यार मरने से पहले मैंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। आज जिनके भी आप इंटरव्यू सुनो ना मरने के पहले, आप ऋषि कपूर के इंटरव्यू सुनो जब वो हॉस्पिटल में थे, या शशि कपूर के सुनो, दे वर सो हैप्पी कि जाने से पहले उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी कोई रोमांटिक पिक्चर बनाई, मतलब अच्छे अच्छे सीनरी में, सिनेमेटोग्राफी में कुछ ना कुछ उन्होंने स्टोरीज के क्रिएट की और हमको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। मतलब मुझे याद है कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था और जब हम स्ट्रेसफुल रहते थे, हम कहीं शाहरुख खान नए आए थे तभी उसके पिक्चर देखते थे, गोविंदा के पिक्चर देखते थे। आज हमें लगता है यार वो नहीं रहते तो हमारा तभी स्ट्रेस लेवल कितना हाई रहता। कोई तो एंटरटेन कर रहा है कि नहीं, भले वो आर्टिफिशियली कर रहा है, डजेंट मैटर, कोई तो कुछ कर रहा है कि नहीं। कोई तो आज कहीं यूट्यूब कार्टून्स की डाल रहा है, कहीं कपिल शर्मा हंसा रहा है, हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं करके। सो आपका भी तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि नहीं। इट्स नॉट कि कोई मल्टी स्टार्स या बड़े बड़े लोग ही कंट्रीब्यूट करें। हमारा लेमैन की भी एक कर्तव्य, एक ड्यूटी है कि हम भी लोगों को कुछ तो एक अच्छा दे, अच्छा भाव दे, अच्छी हीलिंग दे, है ना, अच्छी मुस्कान दे, स्माइल दे, कुछ तो दें लोगों को कि जहाँ पे लोग को हमारा ब्रीज अच्छा लगे।
कि यार ये आते हैं तो कुछ एक अलग ही एनर्जी आती है, एक अलग ही माहौल बन जाता है। दैट्स द ब्रीज, इज इट राइट। हम छोटी सी अगरबत्ती भी खरीदने जाते तो कहते भाई सुगंध वाली देना, ज़्यादा टाइम चले वो देना। मतलब आप सोचो एक स्टिक है, उसके लिए भी हम लोग इतना सोचते हैं, तो आपका प्रेजेंस होना दूसरों की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? मतलब कुछ कोई तो इंसान सोचे भाई मेरे बाजू में कोई ऐसा बंदा बैठे कि जिससे मुझे कुछ एक रौनक मिले, एक महक मिले, एक एनर्जी मिले, एक वाइब्रेशंस मिले, एक पॉजिटिव ऑरा मिले। इज इट राइट? तो दैट्स द मेन थिंग। और सही में अगर किसी को वो आपसे मिलता है, वो आपको कभी छोड़ता नहीं है, बिकॉज आपने वो वैल्यू क्रिएट की है। तो क्रिएट द वैल्यू इन योर लाइफ। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, क्रिएट द वैल्यू। लोगों को क्रेजी मत करो, पागल मत बनाओ, अटैच मत करो, लेकिन वैल्यू क्रिएट करो। और जब आप ये कर पाओगे ना, तो आपका लाइफ सार्थक हो जाएगा। अदरवाइज इज वेस्ट, कोई फायदा नहीं है। एम आई राइट? हम बॉम्बे में आप देखते हो या यहाँ कहीं पे भी कोई एक अच्छी चाय बनाता है, कोई एक अच्छा मस्का पाव बनाते हैं, हम दौड़ के उसके पास जाते। कुछ तो उसने ऐसा क्रिएट किया कि नहीं? कोई छोले कुलचे ऐसे यूनिक बनाता है, हम वहाँ जाते हैं। अदरवाइज तो सभी बनाते हैं। तो क्रिएट सम यूनिकनेस, भले सिंपल चीज़ रहे, लेकिन उसमें भी कुछ यूनिकनेस क्रिएट करो। लेकिन ये कब होगा? जब आपका पॉजिटिव इंटेंशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, आपका ब्रीज अच्छा है। आपके साथ अगर गलत झोंका है, गलत हवा है, गलत महक है, तो बदबू ही फैलेगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई पॉजिटिव एनर्जीज है, जो वह सिंबल के ज़रिए कंटिन्यूस चैंट कर रहे हो, कंटिन्यूस सिंबल्स की चैंट कर रहे हो, गायत्री मंत्र चैंट कर रहे हो, हरे रामा हरे कृष्ण चैंट कर रहे हो, तो वो ब्रीज क्रिएट करेगा कि नहीं? हम परसों जब एस्कॉन गए थे और वहाँ पे जब लोग फॉरेनर्स हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे, डांस कर रहे थे, कैसा एक ब्रीज क्रिएट हुआ। उसको देख के जो नहीं नाचने वाले भी नाचते। मतलब सबको वो वाइब्रेशन, जो बैठे रहते उनको भी वो ब्रीज मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आपका ऑरा करें, मे बी लास्ट डे करें या मे बी उसके बाद करें, आपका वो ब्रीज में चेंज आना चाहिए, आप में वो पॉजिटिविटी आनी चाहिए। इज इट ओके? सो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब आप ये प्रोसीजर में मत अटको कि ये कैसा होगा, मुझे जमेगा कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं। ये समझ लो ऊपर वाले ने दिया, मतलब आप लायक ही हो। और मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ लाइफ में, अगर ऊपर वाले ने आपको विद्या शक्ति दी है तो प्लीज़ इस्तेमाल करो, अदरवाइज उसकी असाधना हुई। सरस्वती माँ आप पे खुश है, काली माँ खुश है, तभी आपको ये चीज़ें आप तक पहुँचाई है ना। और अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो लक्ष्मी माँ भी आप पे खुश हो जाएगी, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये तीनों देवियाँ नाराज़ हो जाएगी। तो फ़ायदा क्या है इसका? इज़ इट ओके? हमें जो भी पाना है वो सब मिल सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद। नहीं तो आप ऐसे ही डिप्रेशन में चले जाओगे, ऐसी एंजाइटी में चले जाओगे, ऐसे ही आपके ब्रेकअप्स में, डिवोर्सेस में चले जाओगे, हेल्थ क्राइसिस में जाओगे। फ़ायदा क्या है? डोंट गो, ऐसे मत जाओ, पूरा करेक्शन करके जाओ अपनी लाइफ का। तो मुझे लगता है बहुत मज़ा आएगा आपको, और लोगों को भी मज़ा आएगा। हमारे मरने के बाद कोई तस्वीर रहेगी ना हमारी, जहाँ एक दिया जलता होगा, तब लोग क्या बात करते ना, उससे समझ में आता है कि हमने पूरी ज़िंदगी में क्या किया। तब तक तो लोग अच्छी बुरी बात सब करेंगे, लेकिन एक्चुअल हमारे मरने के बाद जब लोग तस्वीर को देखते ना, कहते यार इसने बहुत अच्छा काम किया, जब भी इसको मिलते बहुत अच्छा लगता था, इस इंसान के साथ एक कप चाय भी पीते थे ना तो बहुत अच्छा लगता था। इज इट राइट? तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए कितनी पॉजिटिविटी वाइब्रेशंस कंसिस्टेंटली रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन पॉजिटिव रहे फिर नेगेटिव रहे, फिर क्या मतलब है? इज राइट? तो किसी को जज मत करो, अपने आप को भी गिल्ट में मत डालो कि मैंने ये क्या टाइम वेस्ट किया, मैंने क्या लाइफ वेस्ट किया। ऐसा कुछ नहीं। जागा तब से सवेरा, आज आपको चीज़ें मिली ना, बस समझ लो आज आपकी एक अच्छी लाइफ स्टार्ट हो गई। आज शक्तिपात मिली, आज आपकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज से आप पत्थर नहीं रहे, आज से आप भगवान की एक प्रतिबिंब हो गए। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? कि कल तक कोई एक शॉप में एक मूर्ति रहती है और उसके बाद एक मंदिर में आती है, तो उसमें डिफरेंस आता है कि नहीं? क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो कल तक आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, आज से आप डिवाइन ह्यूमन बीइंग बन गए, बिकॉज आज से आपकी शक्तिपात हो गई है। तो इस शक्तिपात को बरकरार रखो, इस एनर्जी को बरकरार रखो। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करना,
ऐसा नहीं कि हम आपको मोटिवेट करें, हम आपको फोर्स करें तभी आप प्रैक्टिस करो, ऐसे कभी मत करना। आज तक मुझे भी इतने साल से किसी ने फोर्स नहीं किया, प्रेशर नहीं किया, लेकिन मुझे उत्साह लगता है, चलते फिरते मैं ये प्रैक्टिस करते रहता हूँ, तब जाके मुझे लगता है चलो कुछ नेक्स्ट लेवल पे मैं पहुँचा। उसमें बहुत से बार हमारा प्रॉफिट भी होता है, बहुत से बार हमारे नुकसान भी होते हैं, बट डजेंट मैटर, द शो मस्ट गो ऑन, दैट इज़ द मेन थिंग। इज इट राइट? क्योंकि हमें अच्छे वाइब्रेशनल लोग चाहिए, और जब ये प्रैक्टिस करोगे तो सही में अच्छे वाइब्रेशन बने रहेंगे। ओके, चलो मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।